प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी वैद्युत ध्रुव के कारण। तो अब आप उससे कंपेयर करते रहिए अक्षीय स्थिति से इस निरक्षीय स्थिति को। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि अगर हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू ए बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू बी बिंदु पर रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि हम 2L लेते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L लेते हैं। और यहाँ पे सपोज इसका ये मध्य बिंदु है O, ये वैद्युत ध्रुव जो ए बी है इसका मध्य बिंदु O है, ये वाला बिंदु O है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब है इस ए बी के ठीक लंबवर्धक रेखा पर स्थित कोई बिंदु, ठीक O से अगर हम ऊपर की साइड लेते हैं, सीधा ऊपर के लिए इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है, ये बिंदु हम C ले लेते हैं। जैसे वहां पे हमने अक्षीय स्थिति में लिया था, इस प्रकार सीधा खींच करके इसी अक्ष में, और यहाँ पे C बिंदु लिया था। अब हमने इस O बिंदु से और मध्य बिंदु से यहाँ इधर के लिए लेना है C बिंदु लंबवर्धक रेखा पे, इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। इस समय हम कह सकते हैं कि ये C बिंदु कहाँ पे है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में है। तो यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और अक्षीय स्थिति में हमने C बिंदु यहाँ लिया था और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो यहाँ पर फिर उसी हिसाब से कंपेयर करते रहिए आप अक्षीय स्थिति के साथ। O बिंदु से हमने यहाँ तक की दूरी, मतलब वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ तक की इस C बिंदु की दूरी हमने R ली थी। अब हम इस O बिंदु से इस C बिंदु की दूरी भी R ले लेते हैं, यहाँ से ये R दूरी है। अब हमें प्रत्येक आवेश से इस C बिंदु की दूरी चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, इसकी दूरी चाहिए। अक्षीय स्थिति में भी ऐसे किया था हमने कि प्लस क्यू से सी की दूरी और माइनस क्यू से सी की दूरी। अब यहाँ पे भी प्लस क्यू से सी की दूरी और माइनस क्यू से सी की दूरी सेम वैसे चल रहा है। तो यहाँ से ये मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, यहाँ पे हम इस दूरी को निकालेंगे और इधर से फिर माइनस क्यू से भी सी की दूरी को निकाल लेंगे। अगर हमें ये दूरियां मिल जाएंगी तो हम अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करके और उन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो अब ये दूरी कितनी होगी, देखिए हमारे पास दो त्रिभुज आ गए यहाँ पे, AOC और BOC। और कैसे त्रिभुज हैं दोनों, समकोण त्रिभुज है। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये कोण थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। सममिति के कारण ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। देख लो ये आधी दूरी है L, और फिर ये आधी दूरी L है, इसीलिए हम इसको 2L लेते थे। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम 2L क्यों दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लेते हैं, कि हमें बार बार उसके आधे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए आप, ये हमने थीटा माना था, तो त्रिभुज COB में यहाँ पे लिखते हैं हम त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज COB में हमने कौन सी दूरी निकालनी है, CB निकालना है। तो इस त्रिभुज के लिए CB क्या है, इस कोण थीटा के लिए CB क्या है, कर्ण है, और थीटा के लिए, थीटा के सामने क्या है, ये CO क्या है, ये लंब है, और बाकी तीसरी भुजा OB क्या है, आधार है। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जब लंब और कर्ण मिल गया तो तीसरी भुजा क्या होगी, आधार हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हम इसको इस CB को निकालने के लिए पाइथागोरस की थ्योरम से, पाइथागोरस की में पाइथागोरस की प्रमेय से, ये आपको पता ही होगा कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस पाइथागोरस की थ्योरम लगाई हमने। तो और मतलब ये अंग्रेजी का और बोल रहा हूं मैं, या ये बार बार मैं जो और बोलता हूं ये अंग्रेजी का है। और का मतलब या, और का मतलब एंड मत सोचिएगा, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे। तो और कर्ण, कर्ण क्या आपका सी बी जो हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा सी बी का वर्ग बराबर लंब हो गया सी ओ का वर्ग या स्क्वायर प्लस आधार ओ बी, इसको ये ओ है, ये ओ बी का स्क्वायर और फिर वही आ गया सी बी का स्क्वायर बराबर सी ओ कितना है, आर मान रखा हमने, ये देखो पहले ही आर माना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर मानी हुई थी, तो आर का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा है, आधी दूरी मध्य बिंदु से, तो ये एल स्क्वायर और सी बी, केवल सी बी, अभी तो सी बी का स्क्वायर है, तो सी बी मतलब इसका अंडर रूट किया तो इधर के भी अंडर रूट कर दो, सी बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये सी बी का मान इतना आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी निकल गई। इसकी आवश्यकता थी हमें अभी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो हमने ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ये हो गई। और ठीक इसी प्रकार से ये सी ए दूरी भी ठीक यही होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, बाई सिमेट्री भी। और फिर इधर भी ये आर है और ये एल है, असमकोण त्रिभुज सी ओ ए में फिर पाइथागोरस के प्रमेय लगा लीजिए, तो ये वाली दूरी भी आपकी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब दोनों दूरियां बराबर हैं, प्लस क्यू से सी की दूरी भी उतनी आ रही है और माइनस क्यू से सी की दूरी भी उतनी ही आ रही है। अब देखिए कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। अब मैं हर चीज नहीं लिखूंगा, इसको आप नोट करते रहिए कि माना प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। और E1 की दिशा किधर होगी, मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताया कि प्लस क्यू से किसी बिंदु पर बाहर के लिए होती है, प्लस बिंदु से बाहर के लिए, तो इससे हम यहाँ पे करेंगे तो इसी लाइन पे इधर के लिए होगी, तो ये इधर के लिए चली जाएगी, इधर सीधे उसी लाइन में ये इधर ये E1 हो जाएगी। और माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E2 है, और E2 की दिशा किधर की होगी, ये बताया था मैंने कि माइनस क्यू की ओर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी माइनस की ओर होती है, वहां पर भी बताया था अक्षीय स्थिति में। तो ये इधर के लिए ये इधर ये होगी E2, ये E2 है, ठीक है। तो अब E1 और E2 का मान कितना होगा, तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख भी लेता हूं मैं ये कि प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने तो पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण निकालनी है, तो इससे पहले हम प्लस क्यू के कारण निकाल देंगे, फिर माइनस क्यू के कारण यहीं पर निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जैसे हमने अक्षीय में किया उसको भी अपने माइंड में रखते रहिए, उसको भी कंपेयर करते रहिए इसके साथ। और सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी आपको बताया कि E1 है, दिशा भी बता दिया आपकी क्योंकि ये सदिश राशि है E1, तो E1 बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग, जो बताया था आपको, जैसे एक ध्रुव के कारण बताया था, मतलब एक आवेश के कारण। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी ये निकल गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट और इसका वर्ग, ये होगी E1, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब बटे ये अंडर रूट है ये, और अंडर रूट का भी वर्ग, तो अंडर रूट हट जाता है, केवल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये E1 का मान आ गया, नंबर 1 समीकरण, उसकी दिशा भी हमें पता चल गई, उसका
परिमाण भी आ गया, उसकी दिशा भी पता चल गई। अब इसी प्रकार से हम माइनस क्यू के कारण निकालते हैं। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग अलग आवेशों के कारण निकाल रहे हैं अभी हम। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर, यहां पे लिख भी लेना कि पुनः माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो मैंने अभी इससे पहले बता दी E2 है, और E2 की दिशा इधर होगी। क्यों होगी? ये मैंने बता दिया कि माइनस क्यू की ही ओर होती है, अब प्लस क्यू से बाहर के लिए होती है। तो E2 बराबर फिर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब बटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और इस सारे का स्क्वायर। और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब बटे फिर वही अंडर रूट का स्क्वायर है, तो केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन आ गई। तो आप देख रहे हैं कि E1 और E2 का मान ठीक बराबर है, लेकिन क्या है, दिशाएं अलग अलग हैं। इतना ही फर्क है, मान बराबर है, दिशाएं अलग अलग है। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि सदिश राशियां हैं, इनको अदिश की भांति नहीं जोड़ सकते हैं, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे? अदिश होती अगर, जैसे अक्षय स्थिति में विपरीत दिशा में थे, एक E1 इधर था और E1 इधर था और E2 इधर था, तो हमने जो ज्यादा था उसमें से इधर वाला घटा दिया, कम वाला घटा दिया, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक तो इधर है और एक इधर है, अलग अलग दिशाएं हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे सदिशों को? इसको अब देखिए किस प्रकार से हम पूरा ई का मान, इन दोनों को जोड़ के जो ई का मान आएगा, वैद्युत पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उसको निकालते हैं। देखिए अब तो E1 और E2 जब अलग अलग दिशाओं में हैं, तो इनको कैसे जोड़ा जाता है ये बताते हम इस चित्र की सहायता से। देखिए पहले हम ये एक यहाँ पर चित्र बनाते, इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, ये वाला चित्र तो रहेगा यहाँ पे। आप ये फिगर वगैरह बनाते रहिए साथ साथ, तभी जाके समझ में आएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए केवल मैं इतना चित्र बनाता हूँ, इतनी फिगर बनाता हूँ, क्योंकि मैंने E1 और E2 को जोड़ना है। इसको हम सिंपली नहीं जोड़ सकते, इसको हम सदिश राशियां हैं, इसलिए सदिश राशियों का योग अलग ही प्रकार से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे वो देखिए आप, ये है आपका E1, मैं वो वाला चित्र उठा रहा हूँ वहां से, और ये है E2 इधर के लिए, मैं पूरा वो वाला चित्र, ये इसको देखते रहिए आप बाकी। और इनको जोड़ना है हमें, ये मैंने थीटा बता रखा है। अब हम क्या करते हैं इनको जोड़ने के लिए, E1 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटक निकाल लेते हैं। तो आयताकार घटक कैसे होंगे इसके? E1 के, केवल E1 को देखिए इस समय, E1 का आयताकार घटक एक कंपोनेंट इसका इधर के लिए होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर के लिए होगा। आयताकार मतलब ये वाला और ये वाला आपस में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का, इसलिए बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, समझिए आप, दो घटक कर दिए, ठीक है। और ये वाला जो कोण है ये थीटा है। यहां पे देखिए, ये मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर मैं E1 का इधर वाला घटक लिखता हूं, यहाँ पे भी बना दिया मैंने, तो ये कोण कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसा कोण है ये? संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये सीधी रेखा है, यहाँ पर ये भी, और ये समांतर है, तो ये कोण तो ये भी थीटा होगा। कहने का मतलब है ये कोण भी थीटा होगा। तो इसका इधर वाला घटक कितना होगा और इसका इधर वाला घटक कितना होगा? तो इधर वाला घटक अगर हम पहले निकालते हैं तो देखिए, यहां से एक लंब डाल दीजिए, मैं डॉटेड लाइन से यहां पर लंब डाल रहा हूं, तो ये वाला घटक निकाल रहे हैं हम यहां तक का, ये समझो, यहां से ये निकाल रहे हैं इधर वाला। तो ये निकालना है, ये थीटा है। फिर वही बात आ गई, समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। चलो मैं समझा देता हूं एक बार इसको। ये सी था बिंदु, यहाँ पे इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया M, इस बिंदु का नाम दे दिया N, जहां पे E1 की दिशा बता रखी है। तो त्रिभुज
सी एम एन कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण है इसका। तो अब इसको इस थीटा के लिए ये एन एम क्या होगा? लंब। और थीटा के लिए एम सी क्या होगा? आधार। और थीटा के लिए एन सी क्या होगा? कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को, इस समय समझा रहा हूं मैं कि आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका एम सी और कर्ण है आपका एन सी। तो हमें आधार ही तो निकालना है। सी एम सी मतलब सी एम इधर वाला, ये जो इधर मैंने एरो बना रखा इधर वाला घटक का निकाल रहे हैं हमें। तो इधर वाला घटक ये एम सी होगा। तो और फिर वही या एम सी बराबर एन सी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन सी कॉस थीटा। और ये बराबर एन सी क्या है? एन सी E1 है, E1 एन सी का मान E1 है ही। तो E1 कॉस थीटा। तो इधर वाला घटक जब मैंने यहां तक बताया तो मतलब ये सारा ही घटक है इधर के लिए, ये हो गया आपका E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार इसी मेथड का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं कि जब थीटा की तरफ वाला घटक इस E1 की थीटा वाला घटक E1 कॉस थीटा आएगा तो E1 की थीटा के दूसरी तरफ वाला घटक जरूर E1 साइन थीटा आता है। इसी मेथड का यूज करते हुए आप निकाल भी सकते हैं, है ना। इसको मैं और आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, नहीं तो बहुत आगे बड़ी बन जाएगी वीडियो। तो E1 cos थीटा और ये E1 sin थीटा। इसी प्रकार से हम अब इस E2 के भी दो घटक कर देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर देते हैं। तो इसके भी दो क्या होंगे? एक तो फिर इधर ही होगा क्योंकि इधर साइड है ये, और एक नीचे के लिए होगा क्योंकि ये नीचे मुंह है इसका ये। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बाय सिमेट्री थीटा होगा। और अभी मैंने बताया कि थीटा की तरफ वाला घटक, अब ये E2 के घटक है, E2 का ये वाला घटक इधर ही है, ये मैंने दूसरा एरो बना दिया ये। तो थीटा की तरफ वाला घटक इसका क्या होगा? ये तो पहले वाला था ये। और ये वाला जो E2 का घटक है ये क्या होगा? थीटा की तरफ वाला E2 cos थीटा। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि थीटा की तरफ वाला घटक cos में आता है। किसका है? E2 का है तो E2 cos थीटा। और उसके दूसरी तरफ वाला घटक ये होगा आपका E2 sin थीटा। ये हो गया आपका। अब हम E1 और E2 को जोड़ना है, हमने E1 और E2 को जोड़ना है। तो वो E1 और E2 को जोड़ के क्या हो जाएगा? इस द्विध्रुव के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब जोड़ लीजिए कि हम लिखेंगे कि द्विध्रुव के कारण पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर, और बिंदु C कहां पर है? उस द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर है। बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, टोटल E हो गया तो E1 प्लस E2 कर लो। चलो अब जोड़ लो E1 प्लस E2, क्योंकि हमें E1 का भी E2 के भी घटक मिल गए तो हम बराबर कर सकते हैं। E1 के दोनों टुकड़ों को जोड़िए, E1 साइन थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, मतलब E1 की जगह ये दो आ गए, इन दोनों को जोड़ के E1 बन रहा था। वेक्टर सदिश विश्लेषण में बताया था। और फिर प्लस अब E2 की जगह, फिर E2 की जगह हो जाएगा E2 साइन थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि E1 साइन थीटा ऊपर के लिए है और E2 साइन थीटा नीचे के लिए है। E1 साइन थीटा ऊपर के लिए है और E2 साइन थीटा ठीक विपरीत है। तो इसका चिन्ह हम, क्योंकि सदिश है, इसका चिन्ह हम माइनस लिख सकते हैं। ये माइनस जोड़ते समय इसको माइनस लिख दिया, इसको प्लस लिख दिया। और E1 cos थीटा भी इधर है, E2 cos थीटा भी इधर है, तो इसको ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक। और अभी आपका नंबर 1 और नंबर 2 समीकरण में क्या आया था? E1 का मान भी और E2 का मान भी दोनों बराबर है, उतना ही है। तो इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर है, और दोनों कट गए। अगर हम E1 और E2 के मान रखेंगे तो सब एक ही आएगा, ये एक माइनस का एक प्लस है। तो केवल क्या बचा आपका? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यह हो गया आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये टोटल वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर आ गई है।
बस इतना बच गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करते रहो। E1 का मान लिख दो समीकरण 1 से और E2 का मान लिख दो समीकरण 2 से, जो मैंने पीछे बताई थी आपको। तो E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस फिर 1 E2 का मान भी उतना ही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे मैं कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा भी है ना यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा भी इंटू करते रहो, कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन कर दिया। हाँ, क्या बचा यहाँ केवल बचा आपका कॉस थीटा और प्लस यहाँ भी बचा कॉस थीटा। तो ये ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको, और E इज इक्वल टू ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम वहाँ तक, रिजल्ट तक। कॉस थीटा का मान भी रख देना है, और कॉस थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, इस त्रिभुज को देखिए आप, COB, ये O है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये O बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो COB त्रिभुज को देखिए, यहीं पे हमने थीटा मान रखा है, इधर भी मान रखा है, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन चलो हम इसको ले रहे हैं COB। तो यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह बना रहा हूं मैं, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, त्रिभुज COB में। अब ये सारा वही है, समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज में ये देखो, इस थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर, क्योंकि हमने कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा, चलो यहाँ पे सीध पहले कॉस थीटा ही लिख लो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और मैंने बार बार बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में जिस भी थीटा के लिए हम कॉस साइन टेन वगैरह वगैरह निकाल रहे हैं, तो इस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए लंब उसके सामने वाला होता है, और सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही साहब वो कर्ण होती है, और बाकी जो तीसरी भुजा होती है वो आधार होता है। तो हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका मतलब ये होगा, ये तो नहीं होगा आधार, क्योंकि इसके सामने वाली तो लंबी होती है। तो आधार कौन सी होगी, OB, कॉस थीटा बराबर OB आधार बटे कर्ण CB, और कॉस थीटा बराबर आधार OB का मान कितना है, L, द्विध्रुव की लंबाई का आधा L, तो ये L बटे, और CB पहले लिखा हमने इतना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा का मान। इस कॉस थीटा का मान इस समीकरण में रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, इसको नंबर 3 समीकरण मान लो उसको, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 2 इंटू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आगे चलते रहिए, और E इज इक्वल टू 2QL, ऊपर तो आ गया आपका 2QL, आपको याद आ रही होगी 2QL का मान क्या होता है, वो अपने आप ही आ गया, यहाँ पे P रखने वाले हैं उसकी जगह। तो ये हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको लिख लो आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अगर आपके पास अंडर रूट x है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ये आपको मालूम ही होगा। तो ये हो जाएगा, और
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL की जगह P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। और जब बेस एक जैसा होता है, आधार एक जैसा होता है, तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस गुणा करने पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 धन 1/2, 1 धन 1/2, 1 धन 1/2। तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 ये हो गया। तो ये हो गया आपका, और E इज इक्वल टू इतना। एक पार्ट तक तो हम पहुंच गए यहाँ तक। अभी हमने इसमें एक कंडीशन लगानी है, जैसे कि हमने अक्षय स्थिति में लगाई थी। यहाँ पे क्या है कि L का मान इस R के सामने बहुत कम है, R के सापेक्ष ये बहुत कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ L इज लेस देन R, बहुत कम है उसके सामने। तो जब भी मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी राशि किसी दूसरे के सामने कम होती है, उसके साथ जुड़ी है, घटी है, तो हम उसको, बहुत कम है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देन L टेंड्स टू 0। तो इस समीकरण में ये नंबर 4 ले लो इसको। चलो नंबर 4 समीकरण में ये मान रखने पर हो जाएगा हमारे पास, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर, बस मैंने L स्क्वायर को 0 मान दिया, केवल R स्क्वायर रखा इसके अंदर, और पावर तो 3/2 है ही। तो और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन ये 2 और 2 कट जाएगा, पावर R की पावर 3, R की क्यूब रह जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और इसकी दिशा किधर होगी, किधर आ रही है इसकी दिशा, इधर ही तो आ रही है। अब ये आ रही है तो बढ़ गया, टोटल इधर आ रही दिशा, और ये दिशा कौन सी है, ये है। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में प्लस Q से माइनस Q के समांतर और प्लस आवेश से माइनस Q आवेश की ओर दिशा होती है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। और अक्षीय स्थिति में क्या बताया था, अक्षीय स्थिति में देखो कंपेयर कीजिए, अक्षीय स्थिति में क्या था, वहां पे आ रहा था E बराबर आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P था, वहां 2P, केवल इतना अंतर है, वहां 2P और बाकी वही था। ये कहाँ बता दिया मैंने, ये वाला 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम आ रहा था वहां पे। तो इसमें और इसमें तुलना कीजिए, ये दुगना है और ये 1 गुना है। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, उसी दूरी पर, आरी दूरी पर उसकी ठीक दुगनी होती है। अक्षीय स्थिति में उसी दूरी पर, आर ही दूरी पर दुगनी होती है। और यहाँ पे इसकी दिशा किधर हो रही थी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में माइनस Q से प्लस Q की ओर और उसके अनुदिश हो रही थी, उसी वहीं पे उसी के अनुदिश। और यहाँ पर क्या है कि प्लस Q से माइनस Q के समांतर, उसके अनुदिश नहीं, यहीं पर नहीं है दिशा, ये इसके समांतर इधर, यहाँ C बिंदु यहाँ पर, तो इधर C अगर यहाँ पर होता तो इधर, C अगर इधर होता तो इधर, Q से माइनस प्लस Q से माइनस Q की ओर, ठीक है। इस प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिए, और इसके बाद मैं अगली वीडियोज़ में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।